बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 का डेट फाइनलाइज हो चुका है। किन चरणों में मतदान होना है और डेट क्या रहने वाली है और फाइनली रिजल्ट कब आने वाला है, इस सारे पहलू पे हम बात करेंगे। आपको जैसा कि पता है, कल जो है इलेक्शन कमीशन ने 4 बजे के टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सारे मुद्दे पे बात रखी है अपना, और रिवील भी कर दिया है कि कब चुनाव होने वाले हैं। आपको पता होगा, पिछले दिनों चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के साथ मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद एक अपना आकलन करके उन्होंने डेट रखा है। जैसा कि आपको पता है, बिहार में आज से पहले 4-5 चरणों में चुनाव होता था। 2005 में शायद से सबसे पहले 3 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन 2005 के बाद ये पहला वक्त है जबकि 2 चरणों में मतदान बिहार में होगा। आपको पता है, ऐसे ही मुंबई में भी 2025 में ही 2 या 1 चरणों में मतदान हुआ था, वैसे ही बिहार में भी 2 चरणों में मतदान होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टी जो इस पे मुद्दा उठाएगी, मुद्दा बनाएगी कि 2 चरणों में मतदान क्यों हो रहा है, ये क्या एक नया लॉजिक है, बीजेपी अपना मतलब चुनाव घोटाला कर रही है, ये वो मुद्दा बनेगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग जो है फेज अभी चालू हुआ है। सभी पार्टियां अपना दमखम लगाने वाली है, क्योंकि उनके पास अब जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। आप अक्टूबर के महीने तक ही, मतलब पूरे भर अक्टूबर ही नहीं, थोड़ा सा मतलब 20 से लेकर 25 अक्टूबर तक आप देखिएगा ये चुनाव प्रचार होंगे। उसके मतलब 20-25 मैंने ज़्यादा ही कह दिया, उससे कम ही। उसके बाद से आचार संहिता लागू होगा, चुनाव का तैयारी होगा, पोलिंग बूथ सभी जगह इकट्ठे होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है चुनाव प्रचार करने के लिए ज़्यादा टाइम है। लेकिन सभी पार्टियां इसको भुनाना चाहेगी कि ये जो कम चरणों में मतदान हो रहा है, इसके ऊपर मुद्दा भटकाने की कोशिश करेगी। जैसे कि बोला था वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। चुनाव आयोग ने चैलेंज भी किया, लेकिन कोई प्रूफ कर ही नहीं पाई। कांग्रेस हो या फिर विपक्ष की सारी पार्टियाँ हो, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। उनका आदत रहा है कि इलेक्शन कमीशन हो या फिर ईडी हो, सीबीआई हो, सब पर सवाल उठाना, और ये सोचते हैं इस सब पर सवाल उठाकर सरकार बना लेंगे। नहीं भाई साहब, चुनाव वो जो है वो जीती जाती है ज़मीन से जुड़ी हुई मुद्दों को उठाकर, उसको रखकर चुनाव लड़ी जाती है और जीती जाती है। बिहार में आप विपक्षी पार्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिहार में रोजगार की कमी है या फिर बिहार में दारू अभी भी बढ़ रहा है, उस पर मुद्दा बनाइए। इलेक्शन कमीशन चोर है, घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है, उस पर नहीं। बिहार में पेपर लीक कैसे होता है, इस पर चुनाव लड़िए। मुद्दा यही है, इसी पर आपको वोट मिलने वाला है। अभी देखिए, फ्री का रेवड़ी भी बिहार में बटा है। मैं ये फ्री के रेवड़ी के ऊपर मैं सख्त रहा हूँ, क्योंकि फ्री का रेवड़ी आप दे रहे किसी को तो वो उसको पैरालाइज कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को भी पैरालाइज कर रहे हैं। भाई साहब, ये भी देखना होगा आपको। जो भी फ्री बांटा गया है, अभी देखिए पहला कैबिनेट मीटिंग, मतलब कि लास्ट कैबिनेट मीटिंग जो है ये था बिहार में नीतीश सरकार का, और इसके बाद से आचार संहिता लगा है और ये जो सरकार है इसको तो बर्खास्त होगा ही, करने वाली है, 1-2 दिन में होने वाला है। लेकिन आखिरी कैबिनेट मीटिंग में देखिए 300 करोड़ का फंड बांटा गया। इसमें देखिए 300 करोड़ फंड में फ्री का रेवड़ी ही ज़्यादातर दिया गया है, फ्री का रेवड़ी नहीं बांटी है। क्योंकि आरबीआई, सारे बैंकों ने ये सारी चीज़ कहा है कि फ्री का रेवड़ी आप बांट रहे हो तो अपने देश के अर्थव्यवस्था को गिरा रहे हैं। केजरीवाल एक गुनाहगार नहीं है, केजरीवाल तो किया, उसको दिल्ली में किया, फ्री का रेवड़ी बांटा, वो चुनाव जीत रहा था। लेकिन उसका अनुकूल आप देखिए, उसका रिजल्ट क्या हुआ। बिहार या फिर दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में सारे जो है इंडस्ट्री कर्जे में चली गई, सारी सरकारी जो संस्था है दिल्ली की, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, केंद्र की नहीं, दिल्ली की जो संस्था है सरकारी, वो कर्जे में चली गई। तो फ्री का रेवड़ी बांटते बांटते किसी का भला नहीं हुआ है। फ्री का रेवड़ी बांटने से अच्छा आप जिसको मदद करना चाहते हैं, गरीब को, आप बोलिए कि जिसको मान लीजिए आप 20,000 दे रहे हैं, 40,000 दे रहे हैं, लाख ही रुपया क्यों ना दे रहे हैं नौकरी या रोजगार करने के लिए, उससे कम से कम आप 10,000 उससे मांगिए कि आप 1 लाख रुपया ले रहे हैं, आपको 10,000 आपको सूद देना पड़ेगा 2 साल या 3 साल के अंतर में। ऐसा नहीं कि 1 लाख दे दिए तो मतलब कि वो फ्री हो गया, भूल जाइए, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। इससे सरकार का जो है बजट गड़बड़ाता है। फिर उसके बाद जिस भी राज्य का बजट है वो गड़बड़ाने के बाद राज्य के देखिए सरकारी संस्था को या फिर सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं उनको टाइम पे पैसा नहीं वितरण होता है। आप देख लीजिए अभी एमपी में ऐसा ही कुछ हुआ है, सरकारी जो कर्मचारी उसको देने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि फ्री का रेवड़ी वो बांट चुके हैं। तो ये सारे मुद्दा को आप देखिए, ये फ्री का रेवड़ी बांट कर सोच रहे सरकार बना लेके, ऐसा नहीं है। फ्री का रेवड़ी नहीं बांटी है, आप अपने कामों को लेकर जाइए। आपने काम क्या किया है, काम जो किया है उसके ऊपर आपको वोट मिलेगा। फ्री का रेवड़ी बांटने से अच्छा
काम के ऊपर फोकस करिए। ये बात है कि नीतीश सरकार ने 20 सालों में अच्छा काम किया बिहार में, इंडस्ट्री भी लगाया कुछ कुछ, लेकिन उतना मार्जिन में इंडस्ट्री नहीं लगाया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे अगर सरकार बनती है तो जो बीजेपी है या फिर एनडीए है मिलकर इंडस्ट्री लगाएगी और ये जो शराबबंदी का नाटक हो रहा है बिहार में, इसको सुधारने का कोशिश करेगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो बीजेपी अपना ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कोशिश करेगी, क्योंकि बिहार में सभी को पता है कि बच्चा बच्चा जानता है ये चीज़ कि दारू खुलेआम मिल रहा है, प्रशासन भी इस चीज़ को जानता है। लेकिन बिहार सरकार, ऐसा नहीं कि अछूत है इसे, बिहार सरकार भी जानती है, लेकिन इस पर एक्शन संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये भी देखना होगा बिहार सरकार को। और ये बहुत अहम मुद्दा है और इसी को लेकर विपक्षी पार्टियाँ चुनाव में मैदान में ग्राउंड में जाने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। तो तेजस्वी यादव जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। कॉन्फिडेंट होना अलग बात है, ओवर कॉन्फिडेंट में कल एक मीडिया के सामने बाइट दिया तेजस्वी यादव ने, तो बोला कि 20 साल से इस सरकार से, नीतीश सरकार से लोग जो है वो मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो युवा है वो पलायन कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। नीतीश सरकार आएगा, सॉरी मैं गलत हो गया, यहाँ पे तेजस्वी सरकार आएगा और इस सभी को नौकरी देने का काम करेगा, बिहार में इंडस्ट्री लगाने का काम करेगा। बताइए, इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि बोल चुके हैं ये तेजस्वी सरकार, मतलब बोलते ठीक है सरकार मेरी बनेगी तो मैं ये चीज़ करूँगा वो चीज़ करूँगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलना, यही में दिक्कत है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और जिसके बाप ने उद्योग जगत को उजाड़ा बिहार से, वो उसके बेटे बोल रहे हैं कि बिहार में ये करेंगे वो करेंगे, तो ये शोभा नहीं देती है। और ओवर कॉन्फिडेंट ये जो है इसको भी आप उतारिए, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट भी है और आपका घमंड भी है कि हम ही जीतेंगे, मेरा ही राज्य। ऐसा नहीं हो सकता है। पब्लिक तंत्र में जो है, राजतंत्र में अलग बात है, राजा का बेटा राज करता है, लेकिन जो है वो पब्लिक का यहाँ राज है। पब्लिक जिसको बैठाना चाहेगी उसको बैठा सकती है, पब्लिक का यह राज है। अब बात करते हैं चुनाव का। तो चुनाव में अभी बहुत सारी पार्टियां, एक तो नई पार्टी जन सुराज आ चुकी है, और एक देखिए तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप की पार्टी भी नई आई है। उसका तो उतना नहीं है चर्चा, लेकिन जिसका चर्चा कम रहता है वही जो है बाजी मारती है। जन सुराज भी अपना दावा ठोक रही है। विगत 1.5-2 साल पुरानी वो पार्टी है, वो बिहार में एक कह सकते हैं ज़मीन से जुड़ रही है, मदद लोगों के साथ अट्रैक्शन कर रही है, लेकिन उनका वही है कि जातिवाद करना है। अब मुस्लिम वोट उनको चाहिए कैसे भी जन सुराज को, तो वो मुस्लिम करने में लगे हैं। आप देखे होंगे मुस्लिम वोट के चलते वेशभूषा जो है जन सुराज के जो है पार्टी लीडर प्रशांत किशोर ने अपना वेशभूषा बदल ही दिया था। ये सारे कुछ आपको पता है। तो जन सुराज एक नई पार्टी है, जन सुराज भी कर सकती है इसमें कुछ खेला। लेकिन देखिए 2020 का हम आपको चुनाव का याद दिलाना चाहेंगे। 2020 में बीजेपी और जो है जेडीयू और जो है अभी हम पार्टी जो कि मांझी की पार्टी है, वो मिलकर चुनाव लड़ी थी। तो कम वोट आया था, उतना ज़्यादा वोट नहीं आया था, क्योंकि लोजपा एलजेपी के रामविलास पार्टी के जो बेटे हैं कह सकते हैं चिराग पासवान, एलजेपी के लीडर, उन्होंने खेल बिगाड़ दिया। नीतीश से वो गुस्सा थे, नल जल में घोटाला हुआ, ये चीज़ कर वो चुनाव में उतरे और वोट काटने का काम किए। 243 सीट है बिहार में, तो 243 सीट पे अपना कैंडिडेट को उतार दिए। वो अलग बात है कि उनको कामयाबी नहीं मिला, 2 ही 3-4 सीट पे वो सिमट करा गया। लेकिन इस बार एलजेपी भी साथ में। आप देखिएगा 2024 का चुनाव जो हुआ था, उनको 5 में से 5 सीट मिले थे, 5 जीत लिया था रामविलास की पार्टी ने, चिराग पासवान ने। तो इस बार लगता है कि अच्छा 2020 से बीजेपी को सीट मिलते हुए हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात आपको ज़रूर माननी पड़ेगी कि इस बार भी बीजेपी एनडीए सरकार में वापसी करते हुए दिख रही है। वो अलग बात है कि माहौल कर रहे हैं, जो है जेडीयू बोल रहा, सॉरी आरजेडी बोल रही है कि मेरा माहौल बन रहा है, उसका सरकार बनेगा। जन सुराज बोल रही है कि उसका सरकार बनेगा। लेकिन बाजी जो है वो बीजेपी कमल छाप एनडीए ही मारने वाली है। मुझे ऐसा जो है अनुमान हो रहा है। ये तो पता चल ही जाएगा, चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। अक्टूबर भर आप इंतज़ार करिए, नवंबर में आपको धमाका देखने को मिलेगा। 243 सीट है बिहार में, तो सभी पे मतदान होगा। फर्स्ट फेज़ का जो मतदान है 6 नवंबर से होगा, जिसमें 121 सीटों पे मतदान होना है। सेकेंड फेज़ जो है 11 नवंबर को, जो कि 122 सीटों पे मतदान होना है। और आपको पता है सत्ता में वही आएगी जो कि 122-23 सीट
लेकर आती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा ये है। मुझे पता है ये भी कि सभी पार्टी मिलाकर भी बहुमत का आंकड़ा किसी को नहीं मिलने वाला, एक सिंगल पार्टी को भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है। यूपी में जातिवाद थी लेकिन उसको ख़त्म करने का काम जो है बीजेपी ने किया, लेकिन यहाँ पे जातिवाद यूपी से भी ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो है नीतीश सरकार जो 20 साल से चली है वो जातिवाद ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म हुआ है, लेकिन उस प्रकार से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि नीतीश बाबू जो है उछल कर कभी आरजेडी में जाते हैं, आरजेडी से एनडीए में आते हैं, तो उनका ये चीज़ रहा है। इसी के उपरांत ये चीज़ नहीं हो पाया है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती है तो यहाँ पे कुछ अच्छा काम करने का भी उनको अवसर मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी को ज़्यादा बहुमत देना चाहिए। नीतीश सर जो है उसका, नीतीश बाबू का तबीयत थोड़ा ख़राब है, ये चीज़ तो पता है, लेकिन अब जो पब्लिक है वो मांग कर रहे हैं सीएम फेस को बदला जाए, और मुझे भी लगता है सीएम फेस को बदलना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके पास लीडर है, बीजेपी के पास लीडर नहीं है, लेकिन बीजेपी के एनडीए में लीडर है, रामविलास के बेटे चिराग पासवान को अब बना दीजिए, वो सीएम लायक है, और वो सीएम बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए आप 6 तारीख को है, 7, 8, 9, 10 4 दिन के बाद आप देखिए 11 नवंबर को है, और फिर देखिए 11 छोड़ दीजिए 12, 13 2 दिन के बाद 14 तारीख को रिजल्ट आ जा रहा है। मतलब कि देखिए 6 और 14 2 महत्वपूर्ण दिन, मतलब इसके बीच में जो भी है महत्वपूर्ण डेट रहने वाले हैं। 6 से लेकर 14 महत्वपूर्ण डेट रहने वाले हैं, और 14 को फाइनली पता चलेगा कौन बहुमत का आंकड़ा टच कर दिया है, कौन सरकार बनना चाह रहा है। अगर देखिए पूरा तरह से आकलन भी नहीं हुआ, लेकिन जो है एग्जिट पोल का आंकड़ा भी आ चुका है। कहीं पे एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत जो है से ज़्यादा सीट मिल रहा है, और कहीं पे जो है बीजेपी को 125-26 सीट मिल रहा है, यानी कि सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। और जेडीयू फिर या फिर वो जनशक्ति पार्टी, सॉरी जन स्वराज हो, ये सारे को बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन बीजेपी दिखाई दे रही है सभी जगह सरकार बना रही है, एनडीए सरकार बना रही है, एनडीए को बहुमत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी खेला बाकी है, कुछ सीन होने वाला है। मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बार जितना एग्जिट पोल में बता रहे हैं आंकड़ा, उससे ज़्यादा वोट मिलने वाला है, और मुझे 100% ये श्योर है कि बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। नवंबर तक आप रुक जाइए, 14 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। और मैं ये वीडियो आपको दे कर अभी जा रहा हूँ। आज जो डेट है 7 अक्टूबर हो रहा है, और इस डेट को मार्क करके रख लीजिएगा। बीजेपी की सरकार जो है 100% नहीं 2000% बिहार में बन रही है। ये चीज़ आप रिकॉर्ड करके रखिएगा। अगर मैं गलत हूँगा तो आप मुझे ट्रोल कर सकते हैं, और मैं आकर आपके सामने ये कैमरा के सामने आपको जवाब दूंगा, और जब रिजल्ट आएगी तब मैं आपसे फेस टू फेस बात करूंगा। और ये देखिए सही होगा, एग्जैक्ट ये सही होने वाला है। 2000% बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार फिर से वापस होने वाली है। क्योंकि देखिए बिहार में कुछ नहीं था, 20 साल पहले आप चले जाइए, आज से 20 साल पीछे चले जाइए, तो बिहार में कुछ नहीं था। बिहार में न सड़कें थी अच्छी, न कानून व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ था, और नहीं एक भी इंडस्ट्री थी। बिहार में शाम होते ही 3-4 बजते ही सब लोग अपने घर में चल जाते थे। लूटपाट, रेप, मर्डर सब कुछ होती थी। लेकिन आज बिहार में है वो चीज़, लेकिन कम है। आप देखिए लूटपाट हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं। आप देखिए बिहार में सड़कें बनी, बिहार में अच्छा काम किया हुआ है, सड़कें बनी है, हॉस्पिटल बनी है, ये सारी कानून व्यवस्था अभी ठीक है, उतना नहीं लेकिन कानून व्यवस्था पहले की अपेक्षा में बहुत अच्छी है। यहाँ पे इंडस्ट्री लगना शुरू हुई है, यहाँ पे नौकरी रोजगार मिलना शुरू हुई है। अभी और भी काम करना बाकी है। तो बीजेपी आएगी, महिला को मजबूत करना हो तो इसी एनडीए सरकार में बिहार में महिलाओं को मजबूत करने की कोशिश किया गया है। ऐसा नहीं है जीविका दीदी क्या क्या योजना यहाँ पे जो है वो चला, ये सारे कुछ देखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि एक पार्टी को हम अंधविश्वास कर ये वोट कर दिए फिर या क्या कर दिए, लेकिन आपको विपक्ष में भी देखना होगा कि क्या ये आपका हितों का रक्षा कर सकती है। जो है आरजेडी या फिर महागठबंधन आपके हितों का रक्षा कर सकती है। जो स्टालिन जैसे गाली गलौज करने वाले बिहार को, उस जैसी नेता को बुला रही है, तो वो वोट के लिए क्या क्या नहीं कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये आपके लिए अच्छा हुआ है। देखिए आप कि आरजेडी या फिर महागठबंधन ने साउथ
के ही लोगों को बुलाया प्रचार करने के लिए, जो वोटर अधिकार चल रहा था साउथ को के ही लोगों को बुलाया, और जिसने बिहार को गाली दिया था उसी लोगों को बुलाया। और जो बेशरम बिहार की लोग हैं वो इन्हीं के साथ चल रहे थे। मैं सभी को नहीं कहूँगा, कुछ बेशरम बिहारी जो इन्हीं लोगों के साथ चल रहे थे। बिहार के लोगों को गाली दिया गया था, बिहार को गाली दिया गया था, बिहार के माटी को गाली दिया गया था। ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है और ऐसे लोगों को भगाना चाहिए, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जो बिहार को गाली देगा उसको मार के खरीदिए बिहार से, तभी बिहार के पावर का एहसास उनको होगा और बिहारी के सम्मान का एहसास होगा। तो आप लोग अपने सम्मान को खुद ही रक्षा नहीं कर रहे हैं तो कोई बाहर से नेता या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी आके आपको रक्षा करने वाला नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।